सर आपने आईआईटी से पढ़ाई की हुई है, उसके बाद आपने गेट भी क्वालिफाई किया। तो सर आपको यूपीएससी जनरल में इसका कुछ फ़ायदा मिला? क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि जो आईआईटीएंस होते हैं वो यूपीएससी एग्जाम ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। मोर ओवर आवर्स से ज़्यादा जो है वो इफेक्टिवनेस मैटर करता है। अगर आप उस पर्टिकुलर आपका जो टारगेट है उसको आप 4-5 आवर्स में आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर इट्स गुड इनफ, आप उतना ही पढ़ो। मेंस के अंदर एक अच्छा आंसर राइटिंग किस तरीके से किया जाए, क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है जब आप आंसर लिख रहे होते हैं? मुझे ऐसा लगता था कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो सिर्फ नॉलेज पे क्लियर किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली उसके अंदर एलिमिनेशन टेक्निक्स जो कि इलॉजिकल नहीं होती, जो जिसका लॉजिकल सेंस होता है उसको भी यूज़ करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो आपको एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का एक बफर दे सकता है। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो पापा उस वक्त बैंक में थे, तो मैंने उनको कॉल करके बताया। उनके आवाज़ भारी होने लगी थी, इमोशनल हो गए थे बिल्कुल पापा के। उनको ऐसा लगा कि उनका एग्ज़ाम निकल गया है। तो सर एक ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होती है यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? मतलब कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू तो छोड़ ही दीजिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों के साथ साथ तैयारी किस तरीके से की जा सकती है? जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा था उसके अंदर यूपीएससी से पहले ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं था जो मैंने पहली बार में क्लियर ना करा हो। जी। तो जब बैक टू बैक 2 फेलियर्स लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। एंड एक ये मेरे लिए हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी था कि देयर आर पीपल हु आर मोर स्मार्टर देन मी एंड देयर आर पीपल हु आर मोर डिजर्विंग देन मी, तभी तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। इस एग्जाम में ऐसा लगता है कि लोगों का ऐसा नैरेटिव है कि वो बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इस एग्जाम का एक सर्टेन डिमांड है, एक सर्टेन स्ट्रक्चर है एंड एक सर्टेन सिलेबस है। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं श्री विशाल सर, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2024 के अंदर 439 स्कोर किया है। और सर के साथ आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सर की स्ट्रेटजी, सर की जर्नी, सर के एक्सपीरियंस को समझने वाले हैं और उससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय नहीं लेते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू, आई एम ग्लैड टू बी हियर। जी, थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा-सा हम सबको अवगत कराएँ कि आपने पढ़ाई-लिखाई किस तरीके से की हुई है? तो मैंने अपनी क्लास 4th से लेके क्लास 10th तक जो है वो अपनी जो एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय सोनपुर से की है। जी। उसके बाद मैंने सामर्थ्य क्लासेस में एडमिशन लिया जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मतलब जेई के लिए। तो फिर मैंने अपना जेई मेन एंड जेई एडवांस क्लियर किया एंड फिर मुझे आईआईटी पटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर मैंने अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। एंड जब मैं ग्रेजुएशन में था तो इन द ईयर 2021 मेरी गेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 849 आई थी। जी। जी। सर आपने आईआईटी से पढ़ाई की हुई है, उसके बाद आपने गेट भी क्वालिफ़ाई किया। तो सर आपको यूपीएससी जनरल में इसका कुछ फ़ायदा मिला? क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि जो आईआईटीएंस होते हैं, वो यूपीएससी एग्ज़ाम ज़्यादा क्वालिफ़ाई कर रहे हैं और सर आप इसके पीछे कारण भी बताएँ कि ऐसा क्यों होता है? तो जो आईआईटी बैकग्राउंड से होने का जो कुछ एडवांटेज है जो मुझे लगता है यूपीएससी जर्नी में, वो फर्स्ट है कि हमारे सीनियर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कुछ सीनियर सेलेक्ट हो चुके होते हैं, तो हमें अपने सीनियर से कुछ गाइडेंस मिल रहा होता है हमेशा। सेकंड थिंग कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सीरियस पीयर ग्रुप मिल जाता है। जैसे मेरे साथ मेरे 2 बैचमेट्स शशांक और ताराकांत जो थे, वो साथ में प्रिपरेशन करते थे और अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। फॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट हो गया, बट वो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग कि जैसे मैंने अपना ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखा था, तो ऑफ कोर्स कॉलेज की स्टडीज़ से मुझे थोड़ी बहुत फ़ायदा हुआ था। उसके बाद मैंने उसके ऊपर बिल्डअप किया यूपीएससी के सिलेबस के उसके ऊपर। एंड फोर्थ चीज़ ये कि एक आप ऑल इंडिया लेवल का कोई सा आप एग्ज़ाम निकालते हो, जैसे आप आईआईटी से होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली थोड़ा हाई रहता है कि हाँ, अगर हमने किसी एक ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ामिनेशन को पहले क्लियर कर रखा है, तो हम लोग यूपीएससी ऐसे ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकता है। तो ये 4 फ़ायदे हैं जो मुझे लगता है कि आईआईटी बैकग्राउंड से होने के मिलते हैं। जी। सर हमारे देश के अंदर कुछ जो आपने बताया जैसे कि आप आईआईटी से क्वालिफ़ाइड हैं, आपने गेट भी क्वालिफ़ाई किया हुआ है और आपने यूपीएससी भी क्वालिफ़ाई किया हुआ है। और हमारे देश के अंदर ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं और आपने तीनों क्वालिफ़ाई किए हुए हैं। तो सर आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? सर आप थोड़ा डेली रूटीन बताएँ हमें? तो जनरली मैं आईआईटी में जाने से पहले मैं सुबह जल्दी उठ जाया करता था, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 4 ओ क्लॉक 5 ओ क्लॉक के अराउंड मैं उठ जाता था। एंड मैं स्कूल जाने से पहले ही थोड़ा 1 आध 2 घंटे पढ़ाई कर लेता था। स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई की रिक्वायरमेंट होती नहीं थी, तो सुबह के 1-2 घंटे पढ़ लिए, शाम में 1 आध घंटा पढ़ लिया, तो 2-3 घंटे पढ़ के स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाते थे। उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती नहीं थी और उस वक़्त मैं थोड़ा बदमाश भी हुआ करता था, थोड़ा खेलने-कूदने में ध्यान भी ज़्यादा लगता था मेरा, तो मैं उस वक़्त खेल-कूद में भी बहुत एक्टिव रहा करता था।
बट उसके बाद जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बारी आई, मतलब जेईई वगैरह का, तो कॉलेज जाने से पहले मेरा वही मॉर्निंग स्केड्यूल रहता था। मैं रात को जल्दी सोता था, सुबह भी जल्दी ही उठता था। तो सुबह उठा, क्लास जाने से पहले मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की, फिर मैं क्लास से 2 बजे तक वापस आ जाता था। 2 बजे से वापस आने के बाद फिर मैं 1 घंटा सो गया ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। 3 बजे से फिर मैं पढ़ने के लिए बैठता था। 3 बजे से 3-3 घंटे के 2 स्ट्रेच मैं लगा लेता था। जी, तो टोटल मतलब 8 आवर्स आफ्टर द क्लासेस मैं पढ़ाई करता था जेईई के लिए। बट फिर मैं जब जैसे ही कॉलेज गया तो वहाँ पे हमारी थोड़ी आदत बिगड़ जाती है। फिर हम लोग रात को लेट तक जागना शुरू करते हैं एंड सुबह भी फिर लेट से ही उठते हैं। तो वही आदत मेरे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी कंटिन्यू रही। उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें भी हुई क्योंकि एग्ज़ाम हमारा मॉर्निंग होता था, तो फिर हमें उस वक़्त रूटीन सुधारना पड़ता था। बट जनरली मेरी जो पढ़ाई थी वो मैं सुबह 10 बजे के आस-पास उठा करता था एंड 11 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करता था। तो 11 बजे से वैसे ही फिर 2-2 घंटे का स्लॉट में मैं पढ़ता था। जनरली एग्ज़ाम्स अगर दूर हैं, मतलब अब जैसे अभी अगर प्रीलिम्स क्लोज़ है तो अभी की जी, इतनी बात नहीं, लेकिन जैसे अगर प्रीलिम्स अगर 5-6 महीने दूर है तो फिर दिन के 7 से 8 घंटे मैं पढ़ता था। बट जैसे ही एग्ज़ाम क्लोज़ आता था, जैसे प्रीलिम्स और मेंस का गैप है, तो उसके अंदर फिर सोने के अलावा जो पूरा टाइम है वो सिर्फ़ पढ़ाई को ही जाता था। जी, तो ये मेरा जनरल स्ट्रैटेजी है एंड मोरओवर आवर्स से ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवनेस मैटर करता है। अगर आप उस पर्टिकुलर आपका जो टारगेट है उसको आप 4-5 आवर्स में आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर इट्स गुड इनफ, आप उतना ही पढ़ो। आप उतने पढ़ के भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। बट कुछ लोग की एफिशिएंसी थोड़ी लो होती है, उन्हें ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। जैसे मैं अगर 10 घंटे बैठूँ तो मेरा इफ़ेक्टिव आवर्स जो है वो 7 घंटे के आस-पास निकल पाता है। ऐसा नहीं है कि जब हम 10 घंटे बैठते हैं तो पूरे ही 10 घंटे पढ़ाई ही कर रहे हैं। कभी फ़ोन में कुछ व्हाट्सएप आ गया, कभी कुछ आ गया, तो उसके साथ थोड़ा डिलेज़ भी हो जाता है। जी सर। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है पढ़ाई की हुई है और आपका ऑप्शनल भी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था। हुँ। तो सर, जनरली हम देखते हैं कि जो भी आईआईटियंस होते हैं, वो साइंस स्ट्रीम के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उनसे बचते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। बट आपने चूज़ किया, तो सर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे मैकेनिकल ही चूज़ करना है, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? क्योंकि सर ऑप्शनल चूज़ करते वक़्त लोग ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा हमको बताएँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भी सीनियर्स जो थे उन्होंने मुझे बोला कि यार मैकेनिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट ही पड़ेगा। जी, बट मुझे ऐसा था कि जैसे मैंने गेट की प्रिपरेशन की थी, मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई की थी एंड सिविल सर्विसेज़ से पहले मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जहाँ का सिलेबस ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज़ में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल है, उससे ओवरलैप करता है। तो उस वजह से हुआ क्या कि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो पहले से हो गई थी एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इसके जगह कोई और एक डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने जाऊँ तो मुझे और ज़्यादा ही एफर्ट लगेगा इन कंपैरिजन टू कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही बिल्ड करने में। जी, बट वही होता है ना कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना ज़रूरी है कि हाँ, ठीक है, आपके पास गाइडेंस है, आपको लोग कुछ स्ट्रैटेजीज़ बता रहे हैं, बट इनफैक्ट आपको ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, तो आपको अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था और मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ऑप्शनल है, तो वो मेरे से मोर और लेस मतलब 50-60% फर्स्ट इंस्टेंस में सॉल्व हो रहे थे। मुझे जी, ऐसा लगा कि इस पे अगर बिल्ड करते हैं अगर, तो बाकी के 40% भी किए जा सकते हैं। एंड फॉर्च्यूनेटली दैट टर्न्ड आउट टू बी राइट डिसीजन एंड मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए ऑप्शनल में। जी। सर, ये आपका कौन-सा प्रयास था, जिसमें आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है? पहले तो आप हमें ये बताएँ। तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड इसके प्रीवियस अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। वो मैंने अपने कॉलेज से मैं जिस ईयर पास आउट हुआ था, दैट इज़ 2022, उसी ईयर मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दे दिया था। बट ड्यू टू हमारे कॉलेज में थोड़ा एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, जैसे फाइनल ईयर में हमारा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है, तो वो काफ़ी हेक्टिक होता है। वो हम अगर क्लियर ना करें तो हमें डिग्री नहीं मिलती, जी, तो उसके अंदर हमारा काफ़ी फोकस जाता है। तो 22 वाला अटेम्प्ट मेरा, मैंने वहाँ भी प्रिपेयर करा था फाइनल ईयर में, बट क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैं रिवीजन उतने अच्छे से नहीं कर पाया, तो मेरा प्रीलिम्स 7 मार्क्स से नहीं हो पाया था। जी, उसके बाद 2023 में मैंने प्रीलिम्स में पूरी जी-जान लगा के पढ़ाई करी थी एंड मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे थे। बट उस वक़्त ऐसा नैरेटिव चला करता था कि आप बस पेपर कंप्लीट करके आ जाओ एंड आपका मेंस मतलब फाइनल लिस्ट में नाम तो आ जाता है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो ये जो नैरेटिव है 2017-18 तक बहुत अच्छे से काम करता था कि आप पेपर कंप्लीट कर दो और आपका आ जाएगा। बट अब जो है वो क्वालिटी कंटेंट और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। तो मैंने जो पूरा फ़ोकस था वो लिखने पे तो ध्यान दिया, बट मैं क्वालिटी ऐड उतना नहीं कर पाता था कि एग्ज़ाम्पल्स, डेटा ये सब नहीं ऐड हो, तो इसके वजह से मेरा मेंस जो था वो 2023 में नहीं हो पाया था। जी, तो ये मेरा फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में ये मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। जी। सो जैसा कि अभी आपने बताया कि ये आपका तीसरा प्रयास था जिसमें आपका चयन हुआ।
तो सर आप हमें थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि जो पहले के आपके 2 प्रयास थे, उसमें आपसे क्या-क्या मेन मिस्टेक्स हुई, जिसको कि आपने सुधार लिया और आपका फाइनली थर्ड अटेम्प्ट जब आपने दिया, तो इसमें आप सेलेक्ट हो पाए? तो जैसे पहले अटेम्प्ट की मैं बात करूँ जिसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, जी, उसमें तो पहले तो रिवीजन की कमी थी। जैसे लास्ट मोमेंट पे आपको बार-बार उन्हीं आपकी स्टैटिक बुक्स को बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है। बट उस वक़्त मैंने बताया कि जैसे हमारा कॉलेज में काफ़ी एंगेजमेंट था, तो वो नहीं हो पाया था। सेकंड थिंग ये कि मुझे ऐसा लगता था कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, वो सिर्फ़ नॉलेज पे क्लियर किया जा सकता है। बट अल्टीमेटली उसके अंदर एलिमिनेशन टेक्निक्स जो कि इलॉजिकल नहीं होती, जो जिसका लॉजिकल सेंस होता है, उसको भी यूज़ करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। वो आपको एटलीस्ट 10 टू 15 मार्क्स का एक बफर दे सकता है। तो जो मार्क्स जितने भी आए थे, वो मैंने नॉलेज के ऊपर स्कोर करा था। तो मुझे बस यही था कि अगर मैं इसके अंदर अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी ऐड कर लूँ, उसको पीवाईक्यूज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर लूँ, तो मेरा वो जो गैप है वो ब्रिज हो सकता है। एंड थर्ड चीज़ ये कि मैंने उस वक़्त कुछ सब्जेक्ट्स छोड़े थे, जैसे मुझे एंशिएंट एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ये मुझे बहुत बोरिंग लगा करता था। बीइंग फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड और टेक्नोलॉजी से लिंक होते हुए, तो ये मुझे लगता था कि काफ़ी ज़्यादा रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही है, बोरिंग से हैं। तो मैंने इनको छोड़ दिया था और सोचा था कि बाकी जगह मैं ज़्यादा स्कोर करके ले आऊँगा। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि कोई से भी ईयर में कोई सा भी सब्जेक्ट रिलेटिवली ईज़ियर साइड आ सकता है। जैसे ही और वही हुआ 2023 में। 2023 में रिलेटिवली एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चंस रिलेटिवली ईज़ियर आए थे एंड कंपेयर्ड टू बाकी के जो पेपर्स थे वो हल्के-हल्के डिफ़िकल्ट आए थे। जी, तो फॉर्च्यूनेटली मैंने जो ये चीज़ जो रेक्टिफ़ाई करी थी, इसकी वजह से मेरा अगले साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड इन फैक्ट उस साल मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज़ का भी जो प्रीलिम्स था वो क्लियर हो गया था, जिसकी कट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 20 मार्क्स ऊपर जाती है सिविल सर्विसेज़ प्रीलिम्स से कट ऑफ से। जी, तो वो मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो बेसिकली जो मैंने जो चीज़ें सुधारी वो ये एक ये था कि सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करके जाओ। दूसरा एलिमिनेशन टेक्निक्स को सीखो एंड उसको पीवाईक्यूज़ के ऊपर प्रैक्टिस करो। ये 2 चेंजेज़ मैंने किया करे थे और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। फिर बात आती है कि मैं मेंस स्टेज पे क्लियर क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट उसमें कम लिखे थे। मॉक टेस्ट का रेलेवेंस प्रीलिम्स में मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है, बट मेंस में बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है मॉक टेस्ट का। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मॉक टेस्ट लगाए थे जीएस पेपर्स के लिए एंड मैं सिर्फ़ 1 एस्से लिख के गया था। एक फुल लेंथ टेस्ट भी नहीं, एक फुल लेंथ टेस्ट में 2 एस्से होते हैं। मैं सिर्फ़ 1 एस्से लिख के गया था जी, एंड ऑप्शनल के लिए भी मैंने कोई सा भी टेस्ट नहीं लगाया था। तो मैंने पढ़ सब कुछ लिया था, बट मैंने अपना पे टेस्ट नहीं किया था उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कि क्या 3 घंटे में अपने सारी नॉलेज को डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस साल मेरा 11 मार्क्स से मेंस रुका था। मुझे मेरे परफ़ॉर्मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स मिल गए थे इनफैक्ट, जी, क्योंकि मैंने इतने कम मार्क्स लगाए थे। बट उसके बाद थर्ड ईयर मैंने जो ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, इस साल मैंने वो सारी जो मिस्टेक्स थी वो उसको ठीक करा। मतलब मैंने प्रीलिम्स स्टेज पे वो सब कुछ किया था जो मैंने 2023 में किया। जी, मेरा प्रीलिम्स निकला, उसका जो प्रीलिम्स और मेंस का गैप था, मेरे लास्ट ईयर नोट्स बन गए थे क्योंकि मैंने मेंस की पढ़ाई की थी। उस नोट्स को मैं जल्दी से रिवाइज़ करता था एंड मैं बहुत सारे मार्क्स लगाता था। अप्रॉक्सिमेटली मैंने 20-25 मार्क्स लगाए थे जीएस पेपर्स के लिए एंड 2 टू 3 मैंने मॉक लगाए थे ऑप्शनल पेपर के लिए। जी, एंड ऑप्शनल पेपर में मैंने एक चीज़ और चेंज किया था कि जैसे जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये फॉरेस्ट सर्विसेज़ के भी ऑप्शनल्स में आता है जी, एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में भी आता है। तो मैंने इन तीनों सर्विसेज़ के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स थे वो उन सबको लगाया था। तो ये मैंने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करा था उस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो उसकी वजह से मेरे मेंस में अच्छे स्कोर आए थे। जी। सर अभी हम प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पे सेपरेट आते हैं। पर उससे पहले सर आपके लाइफ से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं। जैसे कि जब हम आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये देखने को मिला कि ये जो यूपीएससी का जो ये है एग्ज़ाम देने का प्रक्रिया ही आपके फैमिली में चलता आ रहा है। जैसे कि आपके पिताजी जो थे, वो भी यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते थे और उसमें क्वालीफाई होना चाहते थे। बस किसी कारणवश वो नहीं कर पाए और आपने उन्हीं के सपने को पूरा किया। जी। तो सर सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपके पिताजी जो थे, उन्होंने सपना कब देखा और क्यों उन्होंने नहीं पूरा कर पाया? तो सबसे पहले तो मेरे फ़ादर जो थे वो मतलब हमारे बिहार में जैसे ब्यूरोक्रेट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। सर हर जगह है वो तो। हाँ, नहीं लेकिन यूपी, बिहार के हाँ, अंदर यू थोड़ा-सा ज़्यादा ही मतलब उनका सोशल प्रेस्टीज है उनका। तो इस वजह से मेरे फ़ादर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्हें भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। बट हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो उस वक़्त इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। तो पापा बीइंग द एल्डेस्ट सन ऑफ आवर हाउस, तो उनको ये चीज़ करना पड़ा कि वो 17 इयर्स के एज पे आर्मी उन्हें जॉइन करनी पड़ी। तो एक्चुअली वो कभी सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए और यही मलाल उनके मन में रह गया था कि जो चीज़ वो इतने दिल से चाहते थे उसका एक अटेम्प्ट तक वो नहीं दे पाए ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
तो उसके बाद जब हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो वो पापा हमेशा बोला करते थे कि एक एग्ज़ाम है बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, इसके अंदर बहुत जो ऑफ़िसर्स बनते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। हर चीज़ वो अपने इमेजिनेशन से हमें सुनाते थे, हम भी अपने दिमाग में उसका इमेजिनेशन क्रिएट करते थे। जी, तो वो था और जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो पापा उस वक़्त बैंक में थे, तो मैंने उनको कॉल करके बताया, उनकी आवाज़ भारी होने लगी थी, इमोशनल हो गए थे बिल्कुल पापा कि उनको ऐसा लगा कि उनका ही एग्ज़ाम निकल गया है और एक्चुअली ये ट्रुथ भी है। वो मेरे से ज़्यादा खुश थे मेरे रिज़ल्ट पे जी, एंड जब वो वापस आते हैं तो वो हग करते हैं काफ़ी देर तक, उनकी आँखों में आँसू रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट आने से ज़्यादा खुशी मुझे उस एक पर्टिकुलर मोमेंट की है जब पापा मेरे को हग करते हैं, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग है। जी। सर कहीं न कहीं आपने उनके उस सपने को पूरा किया, जो कि उन्होंने अपने बचपन में देखा था और आपने पूरा किया तो उन्हें बिल्कुल लगेगा कि भाई मैंने ही पूरा किया क्योंकि आप तो अंतिम में उनके जो है संतान ही हैं जी। और आपसे ज़्यादा गर्व उन्हें महसूस होना ही चाहिए। जी। सर आपने अपने रिज़ल्ट के बारे में कब जाना? तो मुझे ऐसा था कि मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही बता रखा था कि अगर रिज़ल्ट आता है जी, तो सारे कॉल्स एक साथ आना शुरू हो जाएँगे और अगर नहीं आता है तो बिल्कुल सन्नाटा रहेगा, एक भी फ़ोन नहीं आएगा, बिल्कुल जी, एकदम ऐसा लगेगा साइलेंट हो गया एनवायरनमेंट। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आएँ या बिल्कुल ही फ़ोन ना आए। मैं खुद से रिज़ल्ट देखना चाहता था। तो मैंने अपना एयरप्लेन मोड ऑन कर रखा था एंड मैं बस टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ का वेट कर रहा था एंड उस वक़्त ऐसा था कि उस वक़्त फेक पीडीएफ से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे थे टेलीग्राम पे। तो मैं उसमें जब तक एक सेलेक्टेड इंसान है, उनके ही ग्रुप में मैं था और जब तक उस पे पीडीएफ नहीं आया, मैंने उसको खोला नहीं। तो उस पे जब पीडीएफ आया तो मुझे समझ में आया कि ये वेरिफाइड पीडीएफ है, ये राइट है। तो उसके बाद फिर मैंने खोला, फिर मैंने एक साथ सर्च नहीं किया था, मैं स्वाइप डाउन करते जा रहा था कि अब आएगा मेरा नाम, अब आएगा, अब आएगा। जैसे ही 100 पार हुआ, 200 पार हुआ, 300 पार हुआ, तब तक तो लगा कि अब इस साल नहीं होने वाला है। फिर 400 तक तो दिल बैठ चुका था, आँख में आँसू वगैरह आना शुरू हो चुके थे। जी, फिर जस्ट एक बार थोड़ा-सा और स्वाइप किया तो मुझे मेरा नाम दिख गया। फिर वो आँसू फिर बाहर आए लेकिन वो खुशी के आँसू थे। जी। सर कहीं न कहीं जब आप इतना मेहनत मेहनत करते हैं और जब उसका परिणाम आपको मिलता है, तो सर उस बात की खुशी तो होगी ही बहुत। और वो आँसू के रूप में आ जाते हैं, सबके हुँ, सामने आ जाते हैं। सर जब आपने पहला 2 अटेम्प्ट दिया जिसमें किसी कारणवश आपका नहीं हो पाया, हुँ। तो सर उस वक़्त आपने अपने मेंटल स्ट्रेस को किस तरीके से कंट्रोल किया? कैसे आपने अपने आप को मेंटेन किया? कैसे आपने ये सोचा कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दूँगा और हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो जाए? तो जैसे जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा था उसके अंदर यूपीएससी से पहले ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं था जो मैंने पहली बार में क्लियर ना करा हो। जी, तो जब बैक टू बैक 2 फेलियर्स लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है एंड एक ये मेरे लिए हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी था कि देयर आर पीपल हू आर मोर स्मार्टर देन मी एंड देयर आर पीपल हू आर मोर डिज़र्विंग देन मी, तभी तो उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो उस वजह से एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस भी है। बट एक था कि जब आप इतने टाइम से जीतते आ रहे होते हो अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आपको एक हैबिट लग जाती है एंड फिर आप वो जल्दी गिव अप नहीं मारते। एंड मेरे फादर को जब मैं देखता हूँ, वो उनके लाइफ़ को जब भी मैं देखता हूँ सामने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार थ्रू आउट द लाइफ़ उन्होंने कभी भी हार मान ली होती, तो हम आज शायद सड़क पे होते। तो फिर वहाँ से उनसे इंस्पिरेशन आती है। फिर उसके अलावा मैं काफ़ी मूवीज़ वग़ैरह भी देखता हूँ। जैसे इंस्पायरिंग कुछ मूवीज़ हैं, जैसे कि एक मूवी जो मैं रिकमेंड भी करना चाहता हूँ व्यूअर्स को, वो है एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। उसके अंदर लिटरली इतना स्ट्रगल करता है वो इंसान, बट वो छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढता है। उसके अलावा चंदू चैंपियन है या फिर गुंजन शर्मा जो कि फीमेल ऑफ़िसर बनती है एयर फ़ोर्स के अंदर। तो इन सबके पास मतलब ऐसा लाइफ़ में ऐसा स्ट्रगल आता है कि जब लगता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ये लोग जब गिव अप नहीं करते हैं एंड फिर फाइनली कुछ अचीव करते हैं, तो उसकी एक डिफरेंट फीलिंग होती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आज ना कल जब जिस दिन मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मुझे इस एग्ज़ाम की जितनी खुशी है, मुझे शायद किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने की उतनी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें मैं फेलियर्स देख-देख के पास हुआ था। तो मैं इस तरह से डील करता था। मैं कभी अपने दो और इसी में पीयर ग्रुप जो आपका है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके जब पीयर ग्रुप आपके इतने सीरियस होते हैं, तो वो आपको याद दिलाते हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में कि यार तुम ही थे जिसने वो वाला एग्ज़ाम भी क्लियर किया था तो जो जामवंत का रोल वहाँ पे अदा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों फिर मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है थैंकफुली। मेरी मम्मी, मेरे पापा वो हमेशा बोलते हैं कि तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम नहीं करोगे तो शायद कोई नहीं कर पाएगा हमारे फैमिली में से। तो मतलब इस तरह का जब जब वो मोटिवेशन देते हैं मुझे, तो वो एक अलग हिट करता है और फिर ऐसा लगता है कि नहीं इन लोग के लिए करना है यार। ये फिर इस तरह से मैं डील करता हूँ इस चीज़ को। सर जो भी आपने एक शब्द बोला अभी कि तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं कर पाएगा। हुँ, इस बात को सुनने के बाद तो एक अलग लेवल के सर मोटिवेशन आया है क्योंकि आप बोल रहे थे तो रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे। हुँ। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा और बनता है।
सर जब आप नहीं क्वालिफ़ाई कर पा रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम, जैसा कि आपने बताया जब आपका यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुआ, उसके बाद तो आपको लगातार कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। हुँ। बट जब नहीं क्वालिफ़ाई हो रहा था, तो क्या कभी आपको ताने सोसाइटी में सुनने को मिले? कभी किसी ने ये बोला कि ये पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए इसका नहीं हो रहा है या फिर ऐसा कुछ? कितनी बार तो मेरे घर में कुछ मम्मी-पापा के अलावा भी और लोग घर में रहते हैं, उन्होंने ही कभी-कभी कुछ-कुछ बोल दिया ऐसा जो कि काफ़ी दिल से बुरा लग जाता है कि इस साल भी होगा या नहीं होगा, इस तरह की कुछ बातें। बट वही है कि मैं उन बातों पे ध्यान ही नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ़ को मैं अपने टर्म्स पे जीऊँगा एंड अगर मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम मुझे देना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। जैसे कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला कि पहले प्लेसमेंट ले लो, 2-3 साल जॉब करो, फिर ये एग्ज़ाम देना क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तुम शायद क्लियर ना कर पाओ, फिर फाइनेंशियली भी तुम नहीं इंडिपेंडेंट रह पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आईआईटी से होके फिर तुम घर पे बैठे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कभी-कभी सुनने को मिल जाती थी बट वही है कि मैं सिर्फ़ अपने पेरेंट्स की सुनता था, उनके अलावा मैं सिर्फ़ अपनी सुनता हूँ। मतलब मुझे जो लगता है कि ठीक है, फिर मैं वही करता हूँ। उसके अलावा फिर मैं किसी और का या एडवाइस नहीं लेता अगर जब तक वो पॉज़िटिव ना हो। जी। तो इस तरह से डील करता हूँ। सर अभी आपने शुरुआत में हमें कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड गाइड कर दिया है। बट सर मेंस की बात हम करते हैं। सर मेंस के अंदर एक अच्छा आंसर राइटिंग किस तरीके से किया जाए? क्या-क्या की पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है जब आप आंसर लिख रहे होते हैं? तो जैसे मेंस की प्रिपरेशन आप डायरेक्ट आंसर कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देता है। मेरे हिसाब से पहले आपको सिलेबस को देखना है। यूपीएससी ने बहुत डिटेल्ड सिलेबस बना के रखा है मेंस स्टेज के लिए। तो मेन स्टेज पे आप सिलेबस के हर एक पॉइंट को उठाओ, उसके ऊपर 3 पेजर नोट्स बनाओ एंड वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो सारे पीवाईक्यूज़ को जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं, उसको आंसर कर देने चाहिए। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जीएस 2 को उठा लो, तो उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। आप उन कीवर्ड्स को उठाओ और एक टॉपर नोट्स जो भी आपको लगता है कि आपसे रिलेटेबल है, उनको नोट्स उठाओ, उनके नोट्स देखो एंड देखो कि उन्होंने कैसे नोट्स बनाए। वो नोट्स देख के आपको आइडिया लग जाए कि कैसे वो शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स के फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाते हैं एंड कैसे वो टारगेटेड होते हैं। वो नोट्स में बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 1-2 डेटा वगैरह को इंक्लूड करके, 1-2 कोट्स वगैरह को इंक्लूड करके, फिर पॉइंटर फॉर्मेट में बॉडी को लिखेंगे, फिर एक अच्छे से 1-2 कंक्लूजन्स को वहाँ पे लिखेंगे ताकि अब उससे कोई सा भी क्वेश्चन आए, उनका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन फिक्स है, बस बॉडी पॉइंट्स को वो जैसे जैसा क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करके वो लिख देते हैं। तो फिर मैं इसके लिए एक आध टॉपर्स की नोट्स को रिकमेंड करना चाहूँगा जिसके अंदर अनिमेष प्रधान सर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारे नोट्स को कंपाइल करके रखा है। जी। उसके अलावा विशाखा यादव मैम के भी काफ़ी अच्छे एथिक्स के कुछ वो हैं। फिर श्रुति शर्मा मैम हैं, उन्होंने काफ़ी वैल्यू एडेड कंटेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पुट इन कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन सब से बेनिफिट लो एंड उनसे सीखो कि वो कैसे अपने नोट्स बनाते थे। ये हुई नोट मेकिंग की बात। अब आती है आंसर राइटिंग बात। आंसर राइटिंग ऐसा है कि उसके अंदर हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है और मैं चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने कभी भी बड़े-बड़े, लंबे-लंबे आंसर्स लिखे नहीं। मैं जी। हमेशा शॉर्ट के अंदर हमें सॉल्व करना होता था, हम वो कर देते थे। तो जब हमें पता चला कि 12-12 पेजेज़ के एस्से लिखने हैं, 50-50 पेजेज़ हमें 3 घंटे में लिखना है, तो फिर पहला पहला तो यही सवाल आता है कि हम करेंगे कैसे? क्या ये पॉसिबल भी है कर पाना? फिर वही है कि फिर हम पहला जब आंसर लिखते हैं, तो फिर वो 45 मिनट्स के अंदर हम लिख पाते हैं पहला क्वेश्चन और वो भी इतनी गंदी क्वालिटी का कि खुद को देखने का मन नहीं करता। वो इतना डिमोटिवेटिंग होता है कि लगता है प्रिपरेशन छोड़ दें। जी। बट वही है कि आप अपना जो पहला आंसर लिखोगे वो वर्स्ट आंसर होगा। उसके बाद आप जब जो सब्सीक्वेंट आंसर्स लिखोगे, वो सब उससे बेटर क्वालिटी का होगा एंड अल्टीमेटली आप इम्प्रूव करते-करते आप उस सिलेक्शन वाले लेवल तक पहुँच जाओगे। तो इसके लिए यही इम्पोर्टेंट है कि आप पहले 1-2 पीवाईक्यू से स्टार्ट करो। पहले पीवाईक्यूज़ लिख लो एंड उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जाओ। तो ये आंसर राइटिंग की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके अलावा ऑप्शनल बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। जी। अगर आपने ऑप्शनल में 300 स्कोर कर दिया है, तो जब तक आप कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर नहीं करोगे जीएस सब्जेक्ट्स में, आप लिस्ट से बाहर नहीं किए जा सकते। तो आप ऑप्शनल पे स्पेशल फ़ोकस दो, स्पेशल अटेंशन दो। प्रीलिम्स एंड मेंस के जो गैप है उसके अंदर 50% टाइम आप ऑप्शनल को आप डेडिकेट कर दो। तो इससे होगा क्या कि आपका ऑप्शनल एक तरह से सॉर्टेड हो जाएगा एंड इसके अलावा बचता है एक एस्से। एस्से की प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि हमने जीएस पढ़ लिया है, तो हमारा एस्से का कंटेंट तो रेडी ही हो गया। जी। बट वैसा नहीं, उसको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपके एस्से में फ्लो, कोहेरेंस ये सब आएगा नहीं एंड अगर आप पहला एस्से लिखोगे ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अजीब-सा फ़ील होगा। बट आप ज़्यादा ऐसे लिखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली वो फ्लो वगैरह सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है एंड इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी एक है जिसके ऊपर मॉक टेस्ट लिख-लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जी।
सर आपने प्रीलिम्स से रिलेटेड हमें गाइड किया, मेंस से रिलेटेड गाइड किया। बात आता है करते हैं हम अब इंटरव्यू पे। सर आपने एक बार इंटरव्यू दिया हुआ है, जी। तो सर आपका इंटरव्यू का क्या अनुभव रहा? तो इंटरव्यू मेरा 15th ऑफ जनवरी को था। जी, शुरुआत में सर। हाँ, तो मतलब सेकंड वीक में मेरा इंटरव्यू आ गया था, जबकि ऐसा सोचा करते थे कि इतनी भी खराब किस्मत नहीं होगी कि मेरा ही पहले आ जाएगा। प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। कुछ भी जैसे 20th दिसंबर को हमारा शेड्यूल आया था इंटरव्यू का एंड उस वक़्त से 25 दिन एग्ज़ैक्टली मिले थे हमें। तो डैफ में भी इतना सारा कुछ प्रिपेयर करना है, डैफ में बिहार है, हमारा वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, तो वैशाली के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है क्योंकि हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सब है, उसके बाद कॉलेज है, कॉलेज के अलावा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो फिर उसके बाद आपने जो हॉबीज़ भरी है उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है, फिर करंट अफेयर्स है, तो मतलब बहुत सारा चीज़ हैंडल करना था बहुत कम टाइम में। उसके अलावा फिर मॉक्स आपको देने हैं। तो मेरे लिए तो उस वक़्त बिल्कुल वो मेंस जैसा एनवायरनमेंट बन गया था जहाँ पे मुझे 12-12 घंटे फिर से पढ़ने पड़ रहे हैं जी, एंड फिर मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मॉक दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, यही मेरा चला। मैंने 4 मॉक दिए अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एंड उसके बाद मैंने अपने डैफ के ऊपर प्रैक्टिस करी मिरर के सामने बोल-बोल के एंड फिर उसके बाद मैं 15th ऑफ जनवरी को इंटरव्यू देने गया था। उस दिन एक तो सबसे ज़्यादा ठंड, मतलब उस दिन मैंने टेम्परेचर देखा था, मेरा आफ्टरनून वाले सेशन में था। जी, तो आफ्टरनून वाले सेशन में भी 9-10 डिग्री टेम्परेचर था। बिल्कुल ठंड लग रही है एकदम तेज़, जी, डर भी लग रहा है। उसकी वजह से दाँत बिल्कुल कट-कट होने लगे। जब बाहर जाके बिठा दिया गया हमें इंटरव्यू के, तो उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था मुझे तो, क्योंकि एक तो लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे। फिर उसके अलावा फिर सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, तो उस वक़्त जी, मुझे इतना कम टाइम था कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि किस तरह का बोर्ड था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देके बाहर आया तो फिर मुझे पता चला कि सुमन शर्मा मैम का थोड़ा-सा रेपुटेशन मार्क्स देने में थोड़ा खराब-सा है। तो फिर अल्टीमेटली फिर इंटरव्यू चला, उसमें मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था और माहौल बिल्कुल लाइट सा ही था, कॉर्डियल बोर्ड था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे डैफ बेस्ड थे, तो मैं आंसर कर पा रहा था वहाँ पे। तो फिर ये ऐसा ही मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। जी। सर इंटरव्यू के अंदर आपको सबसे कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा हो कि ये क्वेश्चन सबसे मज़ेदार है, तो सर आप शेयर करें? मज़ेदार भी था और डिफ़िकल्ट भी था अच्छा सर। और साथ में मतलब अनएक्सपेक्टेड सा भी था। जी, तो जैसे मेरा इतना सब कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, सब कुछ। तो उन्होंने मेरे से एक ऐसा सवाल पूछा कि वेदास के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है? अच्छा सर। तो अब मैंने कभी वेद पढ़ा नहीं, तो मैंने उसका आंसर दिया कि सर सॉरी, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो पता है, बट वेद में क्या लिखा है वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैंने सॉरी बोल दिया। तो फिर उस पे उन्होंने बोला कि ये जो वेद वगैरह जो चीज़ें हैं, ये बूढ़े लोगों के लिए है हमारे जैसे, ये आप लोग के लिए नहीं है। तो फिर उस पे सारे बोर्ड मेंबर्स हँसने लगे थे। तो वही मेरा लास्ट क्वेश्चन भी था, उसके बाद मैम ने थैंक यू बोला और फिर मैं चला गया। सर इंटरव्यू के अंदर आपको कितने मार्क्स स्कोर हुए? इंटरव्यू में मेरे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं थे, मेरे एवरेज स्कोर है, 162 मार्क्स मुझे मिले हैं। जी। सर आपने अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का हम तीनों के बारे में हमें कुछ-कुछ बता दिया है। सर एक क्वेश्चन चूँकि प्रीलिम्स सामने है, अब हो सकता है ये वीडियो प्रीलिम्स से पहले अपलोड भी ना हो पाए, हुँ। प्रीलिम्स के बाद ही अपलोड हो। बट सर उसके बाद भी जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे उसके लिए उनके लिए हेल्प मिलेगी ही। तो सर एक ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होती है यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए? मतलब कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू तो छोड़ ही दीजिए, प्रीलिम्स, मेंस दोनों के साथ-साथ तैयारी किस तरीके से की जा सकती है? तो जैसे जब आप कोई नया एस्पिरेंट जब पढ़ाई पढ़ाई स्टार्ट करता है, तो उसको सबसे पहले है कि उसको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। अगर उसका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, तब तो वो फिर खुद से भी स्टडी कर सकता है। बट हाँ, मेंटोर्स होना ज़रूरी है उनके लिए कि कोई एक गाइड करता रहे इंसान कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि आजकल के मार्केट में इतने सारे बुक्स, इतने सारे मटेरियल अवेलेबल हैं कि इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप कितने सारे बुक्स पढ़ो या ना जी, पढ़ो, एक बुक पढ़ के भी काम हो जाएगा, ये सब आपको कुछ बताने वाला चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से आप अगर आपका कोई सा बैकग्राउंड नहीं है तो आप एक कोचिंग जॉइन कर लो। कोचिंग के अंदर आप कुछ पहले आप रिव्यूज़ ले लो कि कोचिंग के कैसे रिव्यूज़ हैं, फिर कुछ टीचर्स के बारे में जान लो कि हाँ, ये टीचर्स हैं, ये यहाँ पे अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये सारे के बाद अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करो, पढ़ाई के साथ-साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आप जितना ज़्यादा टच बना के रखोगे, उतना ज़्यादा आप डिमांड ऑफ दिस एग्ज़ाम के क्लोज़ पे रहोगे। आप हमेशा प्रीवियस ईयर, मैं तो बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर ऐसा है कि उसको बार-बार, बार-बार देखते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया, एक बार कर लिया, छोड़ दो, नहीं। प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आप फिर उससे लिंक करो कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, उसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है और कम इम्पोर्टेंट कौन है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा रिविज़न्स करने हैं, जो कम इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कम रिविज़न्स करना है। बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड मेन स्टेज। आप जब एक बारी 6 सब्जेक्ट जो हमारे प्रीलिम्स में आते हैं, उनकी आप फर्स्ट रीडिंग कर लो।
उसके बाद से आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आप उसके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उससे आपका धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा एंड मीनव्हाइल आप मेंस की पढ़ाई करते चलो। मेंस में भी आपको जो जीएस पेपर्स आपने पढ़ लिए इसके लिए प्रीलिम्स के लिए, उन जीएस पेपर से आप मेंस की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा तो आप उसको मेंस के लिए भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके अंदर बस एनालिटिकल सवाल आते हैं। उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफ़ी, ज्योग्राफ़ी में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा प्रीलिम्स के लिए, फिर आप उसको मेंस में मतलब मेरा कहने का मतलब प्रीलिम्स से मेंस में जब आप ट्रांजिशन ले रहे हो, तो आप उन सब्जेक्ट्स का यूज़ करो जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। तो उससे आप स्मूथली ट्रांजिशन कर जाओगे मेन स्टेज में। फिर आप धीरे-धीरे मेंस से सारे सिलेबस बाय सिलेबस पॉइंट्स आप उठाते जाओ, जैसे कि मैंने बताया अभी, एंड उसमें नोट्स बनाते जाओ। एंड अल्टीमेटली इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल की एक स्टडी अगर आपकी प्रीलिम से पहले हो गई, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एंड आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जी। सर आपकी जर्नी जो है 3-4 साल की रही यूपीएससी तैयारी की। सर इस जर्नी के बीच में आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फ़ेज़ कौन-सा आपको देखने को मिला कि आपको लग रहा हो कि ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग फ़ेज़ है? जब आपको ये लगा हो कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए? छोड़ देने वाला तो कभी वो नहीं आया ख़ैर, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी आई थी। जैसे जी, क्योंकि मैंने फेलियर्स कभी देखे नहीं थे, तो जब फेलियर मिलता था, भले प्रीलिम्स का फेलियर हो, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मैं उतना ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर पाया था, बट फेलियर इज़ फेलियर, वो मेरे को अलग से हिट करता था। तो उससे मुझे ओवरकम करने के लिए 5-6 दिन लगते थे, कि पहले थोड़ा रोया-वोया, फिर उसके बाद कुछ दिन ना पढ़ के फ्रस्ट्रेशन निकाला, फिर उसके बाद से धीरे-धीरे पढ़ाई पिकअप करा, पढ़ाई की। तो जब सेकंड फेलियर हुआ था मेंस का, मेंस में मतलब मैंने जान ला के पढ़ाई की थी। भले जी, मैं मॉक टेस्ट कम दे पाया था, बट मैंने जान ला के पढ़ाई की थी। तो उस वक़्त जब फेलियर मिला था, तो फिर ऐसा लग रहा था कि अब फिर से 6 महीने बाद प्रीलिम्स है, फिर उसके 1 साल बाद रिज़ल्ट आएगा, मतलब काफ़ी लंबा टाइम 2023 के दिसंबर में आया था वो रिज़ल्ट एंड अभी हम लोग 2025 में हैं, तो ये काफ़ी लंबा टाइम था, वो लंबा टाइम सोच के डिफ़िकल्ट लग रहा था। उसके साथ मेरे जो साथ के लोग थे, उनकी प्रमोशंस हो रहे हैं कॉर्पोरेट में, वो अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स मार रहे हैं, तो वो देख के थोड़ा-सा कंपैरिज़न वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है कि हम कहाँ एक रूम में बैठ के ये लक्ष्मीकांत बार-बार जी। पलट रहे हैं एंड वो कहाँ फॉरेन ट्रिप्स मार रहे हैं, चिल कर रहे हैं, लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। तो और जबकि हम लोग भी सेम लेवल के क्वालिफ़िकेशन से आते हैं। तो वो एक मोमेंट जो था मेंस के रिज़ल्ट वाला दिन, वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जी। सर जब हम आपका बैकग्राउंड देखते हैं जैसे कि आपने आईआईटी क्वालीफाई किया, गेट क्वालीफाई किया, आपने यूपीएससी भी क्वालीफाई किया। तो इससे लोगों को ये लग रहा हो कि आपने कोचिंग तो पक्का ली है। और जैसा कि अभी आपने पहले बाहर बताया मुझे कि आपने ना आईआईटी के लिए कोचिंग ज्वाइन किया, ना गेट के लिए किया, ना यूपीएससी के लिए किया। हुँ। तो सर सेल्फ से किस तरीके से तैयारी करते हैं आप? मतलब सेल्फ के लिए क्या अप्रोच है? जो स्टूडेंट सेल्फ से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि वो ऑफलाइन वालों से कम्पीट कर पाएँ? जैसे कि मैंने कोचिंग ली थी बट मैंने ऑनलाइन ली थी यूपीएससी में एंड इंजीनियरिंग के लिए भी मैंने क्लासेस जॉइन करी थी सामर्थ्य क्लासेस नाम की, जो कि मैंने मेंशन भी करा था स्टार्टिंग में। तो जैसे बट यही होता है ना कि कोचिंग आपको एक सर्टेन लेवल तक लेकर आ सकती है, बट क्योंकि वहाँ पे तो इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, अब सबका तो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा ऑफ कोर्स, चाहे वो 6 अटेम्प्ट भी दे दें। तो उसके लिए होता क्या है कि आपको सेल्फ पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है और इन कोचिंग इन जनरलाइज़्ड कंटेंट, जैसे अगर यूपीएससी 100% एफर्ट पे क्लियर होता है, तो कोचिंग आपको 70% तक पहुँचा देगा। बट उसके बाद जो 30% का जो ब्रीच करना है, जो कंटेंट गैप है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। वो आपको पीवाईक्यूज़ देखते-देखते, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करते-करते ऐसे वो आपको क्लियर करना है। एंड सेकंड थिंग ये है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस वक़्त डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने आप से बहुत रूथलेस रहा करता था और ब्रूटली ऑनेस्ट रहा करता था कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, अगर आज मैंने पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर मुझे ऐसा वो डोपामाइन हिट नहीं चाहिए कि मैं तो अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप मैं बहुत ही सीरियस बच्चा हूँ, वो वैसा नहीं होना चाहिए। मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहता हूँ कि आज मैंने पढ़ाई नहीं करी मतलब नहीं करी, कल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कल इतना सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा पढ़ाई करता था। डिसिप्लिन वाज़ द कांस्टेंट थ्रूआउट माय 3 अटेम्प्ट्स। उसमें मैं हमेशा ट्राई करता था कि वीक के मैं 50 घंटे पढ़ ही लूँ। तो ये रहता था, अगर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है तो एंड हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स चाहिए ही इस एग्ज़ाम में। अगर ये 3 चीज़ है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए डेडली कॉम्बिनेशन है आप। जी। सर आपने हमें वो सब कुछ अच्छे से गाइड किया है। सर लास्ट में हम चाहेंगे कि अगर आपको लगता हो कि कुछ मिस हो रहा है और ये एस्पिरेंट को जानना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, तो सर प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। तो इस एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि लोगों का ऐसा नैरेटिव है कि वो बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इस एग्ज़ाम का एक सर्टेन डिमांड है, एक सर्टेन स्ट्रक्चर है एंड एक सर्टेन सिलेबस है।
हमें बस उस डिमांड को समझना है एंड उस डिमांड को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ बहुत सारे टॉपर्स लोग एम्फसाइज़ करते हैं, बट करना कैसे है वो कोई नहीं बताता। पीवाईक्यूज़ को हमें मल्टीपल टाइम्स करना है। जैसे प्रीलिम्स के लिए अगर बात करूँ, तो प्रीलिम्स के लिए किसी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप एक बार पीवाईक्यूज़ को देखो। ऑफ कोर्स उस वक़्त आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बट आप उसमें थीम पकड़ पाओगे कि इस थीम से इतने बार क्वेश्चन्स आते हैं, इस थीम से इतने बार क्वेश्चन आते हैं, इस थीम से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप एक रेलेवेंट इम्पोर्टेंस समझ पाओगे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है। सेम थिंग विथ मेंस, आप बार-बार सॉल्व नहीं कर सकते उस चीज़ को, बट आप बार-बार देख तो सकते हो। आप देखो कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के थ्रू। जी, साइक्लोन पे हर अल्टरनेट ईयर एक आध बार सवाल आ जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा रिपिटिशन है। तो ये जो रिपिटिशन वाले सवाल हैं, इनको आपको किसी भी कीमत पे गलत नहीं करना है, और गलत में इसमें कुछ होता भी नहीं, बट वही है कि आपको अच्छी क्वालिटी से डिलीवर करना है। जी, तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पोर्टेंस है एंड आपको बार-बार करना है। ये चीज़ आप जितना जल्दी अडॉप्ट कर लोगे, उतने जल्दी इस साइकिल से आप बाहर निकल सकते हो। तो मैंने ये साइकिल 3 साल में ख़त्म करी है, मतलब थर्ड अटेम्प्ट में ख़त्म करी है। आप अगर इस चीज़ को जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लो, तो आप फर्स्ट सेकंड में भी ख़त्म कर सकते हो। जी। तो वो चीज़ है। सर, अभी आपने फाइनली जो आपकी तैयारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। आपने यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है। तो सर अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो जैसे मैंने एक जो सेक्टर सोच रखा है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर, कि मुझे उसको अगर मैं प्रमोट कर पाऊँ एज़ अ ब्यूरोक्रेट, तो काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि बीइंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड, मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेक्टर में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ एंड क्योंकि एक्सपीरियंस है थोड़ा-सा इस सेक्टर में, मैंने ग्रेजुएशन करा है, तो मैं समझ भी पाऊँगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। एंड वो एक हमारे इस साल एक एस्से भी आया था कि जी, द एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर विल बी एम्पायर्स ऑफ माइंड। तो मैं चाहता हूँ कि जो अगला जो एम्पायर जो इंडिया बनने वाला है, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मैं उसकी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा-सा पार्ट बन पाऊँ। जी। सर, आपने इतना अच्छे से हम सबको गाइड किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम कामना करेंगे कि आप अपने जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुँचे और आपको जो आप चाहें वो सब कुछ मिले। धन्यवाद। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। हमने सब कुछ बात करी, जैसे कि प्रीलिम्स जो होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, सब पे हमने थोड़ा-थोड़ा बात किया है। और हमने ये भी कोशिश किया कि जो सर की स्ट्रेटजी रही, जो सर की जर्नी रही है, वो आप तक पहुँच पाए और आप उससे कुछ सीख पाएँ। बट अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो सर का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके सर के साथ जुड़ सकते हैं। आप सर से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कम समय में चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो अगर आप थोड़ा-सा कुछ गलत कर रहे हैं, उस वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपका 1 साल वेस्ट होता है और 1 साल थोड़ा समय नहीं होता है, ये काफ़ी लंबा समय होता है। तो एक सही गाइडेंस के लिए आप सर के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो से कहीं न कहीं उन्हें कुछ हेल्प मिलेगा, उन्हें स्ट्रेटजी पता चलेगी किस तरीके से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।